तो अब देखना यह है कि 4 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन आइए न्यूज नेशन में इन सारे समीकरणों को आपके सामने रखने की किसके खाते में कितनी सीट आएंगी, कितना वोट शेयर आएगा, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। दरअसल न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में हमने किस तरह से ओपिनियन पोल किया है, कितना हमारा सैंपल साइज है, हमने क्या कुछ पूछा है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। क्या बंगाल में चलेगा ममता का जादू? क्या तमिलनाडु में जयललिता की होगी जय? क्या असम कांग्रेस बचा पाएगी सरकार या बीजेपी कर सकेगी सेंधमारी? क्या केरल में एलडीएफ यूडीएफ के बीच सरकारों की अदला बदली इस बार भी जारी रहेगी? 4 राज्यों में सियासी दलों की तकदीर 4 अप्रैल से लिखी जानी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन ने जनता जनार्दन का मूड भांपने की कोशिश की, उन मुद्दों को टटोला जो जनता के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं। हमने 22 से 28 मार्च के बीच सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के जरिए फेस टू फेस सर्वे किया। हमारी टीम ने 4 राज्यों की 260 सीटों पर करीब 10,000 लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर 3% का है। हमने जनता का मिजाज समझा तो उनके मुद्दे भी जाने और सीएम पद के लिए चहेते नेता का नाम भी तलाशा। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ अगले 1 घंटे तक। तो जनता के दिल में क्या है ये हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमारा पूरा एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है। जो रुझान हमें मिल रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर टी.आर. रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, ओम थानवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे वाम नेता मौजूद हैं, बबलू करीम टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल बलूनी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, साथ ही पीएल पुनिया हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे और डॉक्टर समुज्ज्वल भट्टाचार्य अध्यक्ष आसू हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम में कमल खिलाने का सपना बीजेपी ने संजो रखा है और कोशिश पूरी यही है कि किसी तरह से तृणमूल सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को फैक्टर इन करते हुए वो अपना कमल जो है खिलाने की कोशिश करे। तो हमारा ओपिनियन पोल जो है वो क्या कुछ कहता है ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? कुल 294 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए यहाँ 165 से 169 सीटें पाती हुई नजर आ रही है न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में। लेफ्ट 81 से 85 के बीच में और कांग्रेस के खाते में 39 से 43 सीटें हुए जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी यहां पर आपको बता दें कि उसके खाता खुलने की संभावना कम ही है। 1 से 3 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम में कमल खिलाने का सपना भी दूर की कौड़ी कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में तो नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर इसे वोट फीसदी में अगर देख लिया जाए, जैसा कि फिनाज ने कहा कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है पश्चिम बंगाल में अपने लोकसभा में जो परफॉर्मेंस थी उसको दोहराना। तो अगर आप किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले इस पर नजर डालें, अभी भी तृणमूल कांग्रेस 44% के आसपास सबसे ऊपर है। वहीं अगर हम लेफ्ट पार्टीज की बात करें 26% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पे, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे और बीजेपी को 60%। यानी लोकसभा से लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है और अन्य के खाते में 2%। यहां पर 7% आप देख लीजिए कांड से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये किस ओर स्विंग करेगा ये वोट। लेकिन अगर आप एक नजर डालिए यहां पर पेनाज, वो ये है कि अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको अगर तय करें तो बहुत जरूरी है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग बनी है तो ये कहीं ना कहीं केक वॉक जो हम कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। रमेश, हमने ये आंकड़ा भी जोड़ने की कोशिश की है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो जाए तो ये जो हमारा ओपिनियन पोल है इसकी सीटें क्या कुछ कहती हैं वो विजय जी बेहतर तरीके से आगे समझाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी का कमल जो नहीं खिल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि उसके पास कोई दमदार उम्मीदवार मौजूद नहीं है, चेहरा मौजूद नहीं है। तो जब सीएम कैंडिडेट के तौर पर हमने जनता के बीच पश्चिम बंगाल में जाकर जानने की कोशिश की कि उनकी पहली पसंद कौन है, तो आपको बता दें ममता बनर्जी आज भी 40% लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। बुद्धदेव भट्टाचार्य को 23% लोग अपनी पसंद बताते हैं, विमान बोस को 5% लोग अपनी पसंद बताते हैं, सूर्यकांत मिश्र 11 और अधीर रंजन चौधरी 12%, दिलीप घोष महज 2% लोगों की पसंद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कद्दावर चेहरा ना होना भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और सीधे रुख करते हैं पीएल पुनिया साहब का। पीएल पुनिया साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी सवाल है, कभी आप टीएमसी के साथ
कभी आप लेफ्ट पार्टीज के साथ 2000 में यही लेफ्ट पार्टीज ने आपकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं दिख रहा। अभी भी टीएमसी बहुत आगे है, चाहे वो सीट शेयर की बात करें या वोट शेयर की बात करें। देखिए, ये कोई कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये एक विचारधारा की बात है। जब ये सामने बात आई कि सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ रही हैं, झूठ बोल के, एक झूठे वादे करके, समाज को धर्म के आधार पर बांटने की बात करके, तब ये सोचा गया कि जो सेकुलर फोर्सेस एक अगर हो जाएं तो वो सबसे बेहतर होगा, और वही सब किया है। नहीं, ये तो बहुत ही आसान जवाब है। जो सब अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ कैसे अलाइन कर सकती, ये थोड़ा समझा दीजिए आज। लेफ्ट की वजह से ही सरकार। देखिए, इसमें कोई बहुत इतिहास को देखते हुए और बहुत आगे प्रोजेक्शन करके क्या होना चाहिए, ये कभी होता नहीं है राजनीति में। ये आज की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाता है, उस हिसाब से निर्णय लिया गया। राजनीति में ना इस तो तरह कोई से टीएमसी के साथ में जी ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। और ये बात सामने तब और भी ज्यादा मुखर तौर पर आती है जब कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है, और उसके वजूद को खत्म करने की कसम अगर बीजेपी खाती है तो जाहिर सी बात है कि नए दोस्त और नए दुश्मन जो है वो बन सकते हैं। इस बीच मैं यहाँ पर अनिल बलूनी जी को मैं एक सवाल लेना चाहूंगी विजय जी, कि टीएमसी को गंगा सागर में डुबो देंगे। वर्धमान में अमित शाह ने कहा था, अनिल बलूनी जी, कम से कम ओपिनियन पोल जो हमारा है वो तो ऐसा नहीं कहता है कि गंगा सागर में डुबोने का जो सपना अमित शाह जी ने देखा था वो कहीं दूर दूर तक उसे सागर तक ले जा पाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है बीजेपी। देखिए, आप लोगों का हमसे बड़ा स्नेह रहता है, और आपका जो सर्वे कह रहा है उसमें भी अगर आपको हमको चौथे नंबर पे दिखा रहे हैं, फिर भी चर्चा हम पे ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक नहीं है। जब चर्चा सब हम पे ही कर रहे हैं, पीएल पुनिया जी भी आप दिखा रहे हैं हम 7% वोट ले रहे हैं और हमसे ही मुकाबला कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सर्वे में कहीं कुछ कमी भी हो सकती है। जब सब लोग ही हमसे अपेक्षा रखते हैं तो इसका मतलब बंगाल की जनता की भी हमसे अपेक्षा होगी और हमारा वोट ज्यादा होगा। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे मैं आपके सर्वे से कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अच्छा करेगी, अभूतपूर्व करेगी, ये हमें विश्वास है। कैसे, कौन होगा चेहरा? देखिए, और एक और बात, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अभी पीएल पुनिया साहब बड़ी रोचक बात बता रहे थे, विचारधारा की बातें कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कैसी विचारधारा है। यहाँ पर कम्युनिस्टों के साथ जाते हैं और केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते हैं। ये कौन सी विचारधारा है पुनिया जी? ये जरा अपना ज्ञान पूरे न्यूज नेशन के दर्शकों को जरूर दीजिए। लेकिन बलूनी साहब, आपकी विचारधारा लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि न्यूज नेशन के जितने एंकर हैं सबसे पहले उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जम्मू कश्मीर में कौन सी विचारधारा के साथ में पीएल पुनिया साहब ने भी हम आप जम्मू कश्मीर में कौन सी विचारधारा के साथ में अफजल गुरु को सुनिए ना, इसीलिए आप जम्मू कश्मीर में किस विचारधारा, अगर विजय जी हम लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस लेके के सवाल आता है वो दिखा सके तो। लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस को अगर हम देखें, जैसा कि जिक्र आपने पहले किया था कि क्या टीएमसी का मुकाबला कर सकते हैं, तो मुकाबला यदि देखें कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर किस तरह से कर पाएंगे, यदि उसके टोटल वोट परसेंट सीट को देखें तो 83 सीट उसके पास लेफ्ट के पास होती है और 41 सीट जो है कांग्रेस को मिलती है। वो दोनों मिलकर भी 124 सीटें होती है और 167 सीटें हमारे सर्वे के हिसाब से टीएमसी के पास आ रही है। यानी ये टीएमसी जो है अब भी बहुत आगे। हालांकि राहुल गांधी पे अब भी लोगों का विश्वास है। बहुत 3 बड़े शब्द ममता बनर्जी, हालांकि राहुल गांधी जो है वो कल वहां पर सभा कर रहे हैं पहली बार लेफ्ट के मंच पर। जी, तो मां माटी मानुष का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नाराजगियां हैं। शारदा चिटफंड का मामला था, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी, रॉस वैली कांड था, बांग्लादेश शरणार्थियों का मुद्दा था। बबलू करीम साहब, लगता है आपको टफ कंपटीशन नहीं मिला या वाकई में काम इतना अच्छा कर दिया कि दोबारा भी जनता आपको ही पसंद बनाती हुई नजर आ रही है? बबलू करीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसे कि आपके सर्वे के रिपोर्ट से ये तो, हाँ हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ हेलो जी, आप बोलिए। हेलो, हाँ, जैसे कि आपके सर्वे रिपोर्ट आपके जैसे बताया कि हमें बहुमत मिल रहा है तृणमूल, तो हम कहते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट आपके 60% तक सही है,
क्योंकि हमें उम्मीद है कि 200 प्लस सीट हमें मिलने वाले हैं, 200 प्लस हमें सीट मिलने वाले हैं। और जहां यहाँ नीति की बात आए हुए हैं, बाएं मुहाज के संग कांग्रेस के जोड़, एंटी कॉम्बिन्स के जोड़, ये सब मिल अगर बात करते हैं, 34 साल के ये बाएं मुहाज की सरकार जो बंगाल को पूरा ओके, दिनेश वासने साहब आप बेहतर जवाब दे सकते हैं कि 34 इयर्स में साहब आपने ऐसा क्या किया कि अभी भी 5 साल के बाद भी आपकी स्थिति बहुत कमजोर दिखाई दे रही है? आप इतने बड़े फ्रंट के तौर पे नहीं उभर के आ रहे हैं। केरल में आपको फायदा दिख रहा है जिसकी हम बाद में बात करेंगे, बट पश्चिम बंगाल आप पीछे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केरल में और बंगाल में और केरल में, हिंदुस्तान में 2 ही राज्य हैं जहां पे लैंड क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया, और वो सिर्फ लेफ्ट गवर्नमेंट ने किया है। कि किसी और राज्य में किसी भी गवर्नमेंट ने लैंड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। आपकी वही लेफ्ट का सबसे बड़ा गेम है ममता बनर्जी ने। और आपका जो ये सर्वे दिखा रहा है, मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ। हमारे हिसाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें ये है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा कांग्रेस से अलाइंस नहीं है, सीट एडजस्टमेंट है, और वो भी उन सीटों पे जहां पे लेफ्ट थोड़ा कमजोर था, उन सीटों पे कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। और अगर वो वोट म्यूचुअली ट्रांसफर हो गया तो हमारे हिसाब से हम एच पे रहेंगे, एंड वी मे फॉर्म दी गवर्नमेंट इन बंगाल। मुखर्जी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों आपको लग रहा है कि लेफ्ट जो है इतना पीछे है, खासतौर से टीएमसी के, जबकि टीएमसी अभी 5 साल से थी, भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हुआ जो कि दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट कोई नया नहीं आया। जो बहुत लंबा सफर लेफ्ट का था उसमें गड़बड़ बहुत आ गया था, और उसी टाइम आपको याद होगा 90 सैफुद्दीन चौधरी बोल के एक भाई साहब थे, उन्होंने तो पहला दफा कहा कांग्रेस और सीपीएम को एक साथ लड़ना चाहिए, क्षमता के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए। और मुझे लगता है अभी ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। ममता की सरकार तो बनेगी, पर मुझे लगती है एक अजीब सी चीज हो सकती है जो वोट शायद लेफ्ट कांग्रेस का ज्यादा हो। प्रॉब्लम बंगाल में ये है कि कांग्रेस के जो पॉकेट्स है वो नॉर्थ बंगाल में है, पूरा स्प्रेड नहीं है। तो लेफ्ट स्प्रेड है, पर उससे भी कहीं कहीं दक्षिण बंगाल में काफी प्रॉब्लम है। तो एक अजीब सा चीज हो सकता है जिनको वोट ज्यादा मिले पर सरकार ममता की। लेकिन इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगा बीजेपी के लिए, ओम थानवी साहब, तो बीजेपी के लिए 17% वोट आपका लोकसभा चुनाव में आता है। 2 साल के अंदर आप जो हैं वो 7% पर सिमटते हुए, अगर ओपिनियन पोल को सही मान लिया जाए, उस पर सिमटते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार का एक रिफ्लेक्शन या फिर चेहरे का ना होना एक बड़ी वजह। देखिए, आमतौर पे लोकसभा में जो आपको मत मिलते हैं ठीक वो मत जो है वो विधानसभा चुनाव में नहीं मिलते हैं। लेकिन भाजपा का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि उनको कभी भी जो है वो अपनी उस परफॉर्मेंस को वो कायम विधानसभा में नहीं कर पाए हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए 1 सीट, वो भी उपचुनाव में, अब वो 1 का अगर 2 भी करके दिखाएं, अभी तो मेरे ख्याल में सीट पे भी वो सेकंड रनर। लेकिन अब तो उनके सामने अभी उनके लिए तो अभी 1 सीट ही अगर लेके वापस अगर वो भी हाथ से निकल जाती है, तब उनको लगता है कि हमारे लिए ये बहुत धक्के की बात होगी। पर ना पश्चिम बंगाल में ना तो उनकी कभी जगह थी, ना उन्होंने कोई ग्राउंड बनाया। चंदन साहब, एक और बात यहाँ पर है, अपोजिशन साहब से एक जानकारी चाह रहा हूँ, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि ये जब सरकार बनने की बात आती है विधानसभाओं में या लोकसभा में भी, तो जब सरकार बनाने या सरकार बचाने की बात होती है, हम सरकार को देश से कैसे जोड़ लेते हैं? देश बचाना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आज पूरे इलेक्शन में देश जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे ख्याल में मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस है केंद्र में, वो बंगाल के चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनती हो, वो तब हो जो भाजपा की वहां कोई जगह हो। देखिए, असली लड़ाई वहां पे ममता में और जो वाम मोर्चा है उसमें है। और वाम मोर्चा जो है, क्योंकि शारदा का मामला हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अभी कल जो पुल ढह गया है, 10-15 सीटें 20 सीटें ममता की कम हो, उसका फायदा वाम को जरूर मिलेगा। बनर्जी में एज ए विरोधी नेता की भूमिका में ममता बनर्जी हमेशा रही, वो शायद मुझे लगता है 5 साल में लेफ्ट पार्टीज वो नहीं कर पाई। पुनेंदु शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जिन्होंने ये पूरा ओपिनियन पोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुनेंद्र, अगर इश्यूज की हम बात करें, अभी भी जो सबसे ज्यादा इशू टैकलिंग की बात हो रही है, कौन इश्यूज के साथ जनमत के साथ आ सकता है? ममता बनर्जी का नाम है। यानी ममता बनर्जी के मुकाबले कोई नेता इर्द गिर्द नहीं खड़ा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी 23% के साथ है, ये एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल रमेश, आपकी बात सही है। बेसिकली दोनों पार्टियों का फर्क यह है कि ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी है, इक्वल टू टीएमसी है, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य
आज की तारीख में हमारे क्वेश्चनार में तो उनका स्थान है, लेकिन पार्टी में उनका क्या स्थान है ये शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं कि अगर मान लीजिए बाई चांस लेफ्ट जीतती है तो वहां सीएम कौन होगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पूर्णेंदु एक छोटी सी बात, क्या करप्शन जो है इशू नहीं है? इसका मतलब अभी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं टीएमसी जिसमें जुड़े रहे जी। करप्शन तो मुद्दा है ही है, लेकिन जब वोटिंग का सवाल आता है, वेस्ट बंगाल का जो कैरेक्टर रहा है वो लोग बहुत लंबे समय तक लोगों को परखते हैं, जांचते हैं। लेफ्ट ने वहां 33 साल शासन किया है। पूर्णेंदु जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार टी आर रामचंद्रन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, आपका क्या टेक है? आपको ये जो हमारे ओपिनियन पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, इनमें कुछ बड़ा फेरबदल दिखता है या फिर आप इससे सहमत नजर आते हैं? नहीं, मैं सहमत तो नहीं हूं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अपने लिए कोई बड़ी जगह वहां पर नहीं कर सकती। हम ये ना भूलें कि बीजेपी के पास एक भी लीडर नहीं है जो बंगाली में कुछ तो बोले और उसकी कोई छवि हो वहां। जी जी। तीसरी बात ये है कि परसेंटेज ऑफ वोट जो इनकी घट गई है उसी से इंडिकेशन है कि वो जो स्थान अपना बनाना चाह रहे थे वो नहीं। बिल्कुल। और अब हम असम का दिखा लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जानेंगे। और आइए, अगर असम की राजनीति की हम बात कर लें, वहां ऊंट किस करवट बैठेगा? बीजेपी ने एक टेक्निकल अलायंस वहां पर किया है बहुत समझदारी से, इसमें असम गण परिषद है और पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्या तरुण गोगोई 15 साल के बाद आज भी अपनी स्थिति मजबूत किए हुए? अगर सीट के लिहाज से हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरे चुनाव को देखें, आप ये देखिए, कांग्रेस प्लस यानी 54 से 58 सीटें, जबकि बीजेपी बहुत ही नजदीकी की लड़ाई दिखाई दे रही है, 50 से 54। अभी भी कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की जो एआईयूडीएफ है 13 से 17 सीटें लाने का मादा अभी भी रखती है और अन्य के खाते में 2 से 4 ज्यादा ही है। यानी अभी भी अगर हम कहें कि यहां पर जो सरकार बनाने का मैंडेट है वो किसी को मिलता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एआईयूडीएफ का एक बहुत बड़ा चेहरा यहां पर रहेगा। जी, और किस पार्टी को कितने फीसदी वोट जो हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35% वोट जा रहे हैं, बीजेपी और गठबंधन के खाते में यहाँ 33% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बदरुद्दीन की पार्टी को 12% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अदर्स के खाते में 7% वोट जा रहे हैं। और 13 कांड से, अगर अदर्स और कांड से को अगर मिला लिया जाए तो ये बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर। बलूनी साहब हमारे साथ हैं। फिनाज, बलूनी साहब, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो आपका जो कमल है वो खिलता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन असम में क्या कमल खिल सकता है और क्या उसमें बदरुद्दीन साहब की जो पार्टी है वो उस कमल को खिलने में रोक सकती है? क्योंकि दोनों पार्टीज अभी दिखाई दे रही हैं कि बराबर बराबर हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बदरुद्दीन साहब से डर लग रहा है आपको? एक तो आप नहीं, एक तो आपने पश्चिम बंगाल की बात की कि वहां हमारा कमल नहीं खिलता लग रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में जितनी देर आपके चैनल पर चर्चा हुई, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा हुई है। और मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ बीजेपी के बारे में हो रही है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात असम की बात है। देखिए, असम में आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उभार की हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और आप जितने भी आपके सर्वे होते हैं, जितने सेफोलॉजिस्ट भी अगर कुछ बैठे होंगे तो उनसे चर्चा कीजिएगा कि जब कोई पार्टी बढ़ती हुई दिखाई जाती है तो कहां तक जाएगी, कितना बढ़ेगी, कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी और सर्बानंद सोनोवाल का, अगर ये आपको क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखा रहा है तो साहब आपसे सवाल पूछा जाएगा। अनिल बलूनी जी, नहीं, सवाल पूछे साहब। आपने पश्चिम बंगाल में पूछा, हमने कभी मना नहीं किया। आप देखिए, मैं खुद असम गया हूं। असम मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पैनल पे जो असम गए होंगे, और असम के अंदर जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने दम पर सीधा साधा पूर्ण बहुमत लेके आएगी। जी, लेकिन उधार के नेता के साथ आप चल रहे हैं। जी, और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल भी अभी तक तो उधार के ही नेता थे, अभी कुछ दिन हुए बीजेपी में आए हुए। यहाँ पर बीजेपी की जीत है या अन्य की जीत ज्यादा है? ये गठबंधन, समझदारी भरा जो गठबंधन है, उसकी जीत ज्यादा नजर आती है? देखिए, आप सवाल करने के लिए अगर सवाल करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिल जीत चुकी है। असम के अंदर कांग्रेस अपना जगह खो चुकी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार वहां तरुण गोगोई की सरकार ने किया है, किसी भी हालत में वहां की जनता जितना वोट आप दिखा रहे हो ला ही नहीं सकती। डॉक्टर समुचमल भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, अब एएसयू के अध्यक्ष हैं। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि असम में आज के दिन में बड़ा इशू क्या है साहब? अनिल बलूनी साहब, माफ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस से भी
पीएल पुनिया साहब है। पीएल पुनिया साहब, वैसे अगर जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है तो तरुण गोगोई साहब को बधाई देनी होगी कि 15 साल के बाद भी उन्होंने अपना जो पैर है वो अंगद की तरह जमा के रखा है असम की राजनीति में। देखिए, तरुण गोगोई जी 15 साल से सत्ता में हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में जनता के काम किए, वहां का विकास हुआ है और इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या कहने, जगह जगह पर जो वादे कर रहे हैं, मैं छोड़ दीजिए, आप जो लोकसभा चुनाव के दौरान में वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। बिहार में पैकेज देके आए थे, इतना समय गुजर गया, एक नया पैसा वहां नहीं गया। जो पैकेज की घोषणा जो मुक्त होने वाली है, आसाम भी कांग्रेस मुक्त होने वाला है, ये आप अरे झूठ बोलने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, कौन क्या झूठ बोल रहा है, जरा आप ही लोगों की कांग्रेस आप देखिएगा चुनाव, आप पिट के आएंगे, बिहार से पिट के आएंगे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, एक तीसरे पक्ष से भी सुन लेते हैं। आपका तो एकदम कांटे का बैर रहता है। डॉक्टर समुज्ज्वल भट्टाचार्य, अध्यक्ष आसू के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, यहाँ पर 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दत्ता बताते हुए जो हमारा ओपिनियन पोल है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि गोगोई अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे। क्या टेक है आपका इस पर? नहीं, देखिए, बात ऐसे, हम ओपिनियन पोल क्या दे रहा है वो तो हम देखा नहीं है, लेकिन बात ऐसा है, यह ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस दफे में आसाम में लाख वो बांग्लादेशियों ने वोट देगा। जो इलेक्टोरल है, जो वोटर लिस्ट है, वहां पे लाख इलीगल बांग्लादेशियों का नाम है। तो अभी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सारा असम का इंडिजिनियस जो आदमी है और जो इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन असम, सबको हम अपील कर रहा हूं जे सब निकल के आके वोट दे, क्योंकि हमें सारा बांग्लादेशी इकट्ठा हो रहा है, वो लोग वोट देगा। आगे का इलेक्शन में भी बिहार में बांग्लादेशियों ने वोट दिया था। दिस दफे दे आर ऑर्गेनाइज, सो वी आर अपीलिंग, हम लोग अपील कर रहे हैं सारा इंडिजिनियस आदमी को, सारा इंडियन कम्युनिटी रिसाइडिंग इन असम को वोट देना चाहिए। समुज्ज्वल भट्टाचार्य, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अभी भी तरुण गोगोई अपनी मजबूत, हालांकि सरकार वो मेजोरिटी पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रहे हैं और हो सकता है पोस्ट पोल अलाइन में वो सरकार भी बना ले। यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति क्या कुछ कह रही है। वहां जयललिता का करिश्मा कायम है या डीएम के ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हम जल्द तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन सर्वे, और जिसमें हमने अभी तक आपको दिखाए पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ हमने असम के नतीजे। और अब बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जान लेते हैं कि जयललिता का जादू चलेगा या फिर करुणानिधि की वापसी मुमकिन है कांग्रेस का साथ पाकर। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एआईएडीएमके को 103 से 107 सीटें मिलने की संभावना है। डीएमके गठबंधन को 107 से 111 सीटें, पीडब्ल्यूएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी का तो यहाँ खाता भी खुलना मुमकिन नहीं और अदर्स के खाते में 3 से 4 खाता नहीं खुल रहा है। हाँ, है ही नहीं। दक्षिण में तो वो कर्नाटक के रास्ते सिर्फ जाने की कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अगर इसको हम परसेंटेज के लिहाज से देख लें तो एआईएडीएमके 30%, जबकि डीएमके और कांग्रेस, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, 33%। और हम डीएमडी के, एमडी के, वीसी के, सीपीआई सीपीएम की बात करें 22%, बीजेपी 2% और अन्य के खाते में 6% और कांड से कह रहा है 7%। टीआर रामचंद्रन साहब, आप बेहतर बता सकते हैं, आप सहमत हैं जो हम फिगर दिखा रहे हैं? हालांकि चौंकाने वाला है, अगर हम जयललिता की बात करें, अगर फ्लड्स के लिहाज से, अगर फ्लड्स को किनारे कर दिया जाए, अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। जो हमने फिगर्स दिखाए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड सिचुएशन तमिलनाडु में देखेंगे, खासकर फ्लड्स के बाद जो 3-4 दिन वहां फ्लड्स हुई और जो तकलीफें लोगों को ही, वहां पर राहत तो जयललिता उनको दे नहीं पाई। वहां पर अगर वो 4 डिस्ट्रिक्ट आप मिला लें तो 40 सीट तो लोग हैव रिटर्न इट ऑफ, जहां तक एआईएडीएम का सवाल है। बाकी जगहों पे उनकी पकड़ है और हम सबको मालूम है क्यों ऐसी पकड़ है, क्योंकि जिस तरीके की पीपुल्स प्रोग्राम वो करती हैं, फ्री दवाई दीजिए, फ्री खाना दीजिए, फ्री ये करिए, फ्री वो करिए, मेरे ख्याल में इससे आम जनता को तो काफी फायदा पहुंचा है। पर आप परसेंटेज के वोट्स में भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 2% जो आप दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले लोकसभा इलेक्शन में एआईएडीएम का परसेंटेज 39% था, बिल्कुल, और डीएमके का घटके वो कुछ 24-25% पे आके रुक गया।
स्विंग्स तमिलनाडु ने हम सबने देखे हैं। पहले 5 साल डीएमके रहा, तो अगले 5 साल एआईडीएमके रहा, Alternate हिसाब से चलते पर हैं। पिछले 2 टर्म से जयललिता की मार्जिन ऑफ विक्ट्री काफी हाई रही है। तो ये आपको लगता है अमूमन रामचंद्र अभी साहब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है तमिलनाडु की कांग्रेस जो हमने वोट शेयर दिखाया 33%। नहीं, वो आपने दोनों को मिला के दिखाया, बिल्कुल। बट कांग्रेस का वोट शेयर इस वक्त है कितना, लेकिन कितना रामचंद्र बड़ा साहब, नहीं। क्या आपको लेकिन लगता क्या- है कि जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बदलेगी इस बार? आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमेशा होता है बदलाव होता है हर चुनाव में, डीएमके फिर एआईडीएमके? एआईडीएमके ऑलरेडी 2 साल अभी 2 बार सत्ते में आ चुकी है। ये तीसरी बार, अगर वो इस बार सत्ते पे आएंगी तो इट विल बी फॉर अ रिकॉर्ड 5वीं बार, लेकिन और डीएमके चांसेस है कि वो आ रही है। लेकिन डीएमके अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, उसके बागी जो हैं पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं, खुद अपने परिवार में करुणानिधि के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इस सब के बीच में क्या पार्टी की रिवाइवल आपको मुमकिन लग रही है? क्योंकि हमारे आंकड़े भी उस वक्त में तो देखिए, नहीं। फ्रैंकली मेरा आंसर ये है कि रिवाइवल इतनी आसानी से होगी जी। नहीं। उनका बड़ा बेटा जो उनके खिलाफ हो गया अब, वो किसी ना किसी तरह कोशिश यही करेगा कि इनको ज्यादा सीट सदर्न तमिलनाडु से ना मिले, जो मेरे ख्याल में प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी 60 या 62 सीट के करीब हैं। 9 लोकसभा के मुखर्जी सीटें। साहब पिछली बार एक भी उनको सीट नहीं मिली। रामचंद्र जी ठीक कह रहे हैं, जो 40% का जो प्रतिशत वोट था ये इतना कम नहीं होगा। और आप देखिएगा, जो जब तक आप एक अच्छा लीडर आगे करेंगे, जो कोस्टल स्टेट से ऐसी डेवलप्ड होती है, जो नॉर्थ की राजनीति साउथ में चल नहीं सकती, तो दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर डीएमके का बिखरा हुआ है। अभी देखिए, जो राजा कैंपेन करेगा या नहीं, इसको लेके भी डिबेट कर रहे हैं ये लोग। और करुणानिधि को जब अभी चीफ मिनिस्टर की तरह अभी तमिलनाडु के लोग देखना नहीं चाहते। एज भी बहुत हो गई है काफी। पीएल पुनिया साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, 2009 में जब आप 206 सीटें लेके आए लोकसभा में, तो राहुल गांधी ने कहा एकला चलो। आज मैं देख रहा हूं हर जगह आप अलायंस के पीछे भाग रहे हैं, हर जगह अलायंस के पीछे भाग रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? अकेले रह गए ना। जहां तक तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, डीएमके के साथ में हमारा पहले से संबंध है और बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, लेकिन अब फिर वो समझौते की बात डीएमके ने आपको पूरे देश में बदनाम करके रख दिया। इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां आप क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट की मजबूरियां समझिए, यानी डीएमके हमें परेशान कर रही है, ये उन्होंने कहा। राजा को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री करुणानिधि के दबाव में मंत्री बनाए। साहब, इस पार्टी ने आपको कितना नुकसान पहुंचा है राष्ट्रीय स्तर पे, आज आप फिर जाके उसके साथ संबंध बना रहे। और उससे पहले डीएमके की वजह से आपने सरकार गिरा दी थी। यूपीए 2 में डीएमके छोड़ के गई थी और डीएमके छोड़ के गई थी, और बगैर डीएमके के हमने सरकार चलाई और दूसरे दलों से सहयोग लेकर के। तो इसलिए आज अगर हम आपस में समझौता करके साथ इलेक्शन लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं, तो उसमें कौन बुराई की बात है? जिस तरह से जयललिता जी ने पिछले फ्लड में अंतर यह है कि 200 पार और 44 पर समझने के बाद दोस्त और दुश्मन जो हैं दोबारा से सब याद आने लगते हैं। तो एक एकला चलो की नीति इसलिए भी फेल होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ओम थानवी जी, यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की बात करूं मैं, वहां पर भी हमने देखा ममता बनर्जी को एज है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एआईएडीएमके जयललिता, दोनों को लेकर नाराजगी भी है। चेन्नई में फ्लड जो पूरा आसपास के 4 जिलों की जो हालत हमने देखी, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, विकास के कामों को लेकर सवाल भी हैं। बावजूद उसके इनका जो ऑरा है, जो पर्सोना है, वो एज लेकर जा रहा है। तो ये क्या वजह है? इसलिए कि सामने विकल्प जो है वो मजबूत नहीं है। इनकी छवि जो है वो दिनों दिन खराब हुई है। दोनों जगह आप देखिए, सत्ता की छवि भी खराब हुई है, भ्रष्टाचार जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सामने कौन है? डीएमके जो है, डीएमके की अपनी छवि, अपना भीतर का कलर अगर आप छोड़ भी दें, तो लोग जो हैं एआईडीएम को हटा के डीएमके को लाना चाहें तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। और करुणानिधि जो हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की राजनीति जो कि उनको मौका था, उन्होंने वो ये मान के चलते हैं कि जैसे उनको अपने आप बाय डिफॉल्ट तस्तरी में रख के सरकार मिल जाएगी। डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी ने कहीं ना कहीं किसको दिया? एआईएडीएमके को दिया डिप्टी स्पीकर का पद। तो लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अनिल बलूनी साहब बीजेपी की स्थिति, आप फाता ही नहीं खोल पा रहे हैं अनिल बलूनी साहब, तो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना दिखाने वाली पार्टी एक बड़े राज्य में, तमिलनाडु में खाता खोलने की स्थिति में नहीं है।
देखिए रमेश जी, एक टाइम था, एक समय था जब लोग कहते थे जनसंघ कोई पार्टी है क्या, देश के अंदर कोई पार्टी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने जुझारू बनते अपने जुझारू दिखा के और एक बार देश के अंदर पूरी सरकार बना के पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त की है। मैं आज आपसे कह रहा हूं रमेश जी कि तमिलनाडु में जो हमारे पास कार्यकर्ता है बहुत जुझारू कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पे हम अपना ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर छोड़ के चले गए जो लोकसभा में आपके साथ थे, आप सोचिए ना आपकी स्थिति क्या है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, आपका ये जो रवैया है ना, जमीन में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए जमीन में हमारे वहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं, निश्चित तौर पर हम अच्छा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और आप देखिएगा सुखद परिणाम आएंगे, धीरे धीरे देखिएगा। जैसे जनसंघ को कभी इस तरह से आज जैसी बातें आज आप हमारे लिए कर रहे हैं, एक टाइम जनसंघ के लिए भी ऐसी बातें की। कांग्रेस भारत का सपना देखने में ज्यादा तवज्जो देते हैं बनस्पत इसके कि आप अपने आप को भी भारत के हर हिस्से में कमल खिलाने की तरफ कम तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपका सवाल रिपीट करना पड़ेगा। बलूनी साहब, जो पिनाज है वो कह रही हैं कि ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो आप कर रहे हैं उसमें कमल खिलाने की जो है आपकी प्रायोरिटी वो खत्म हो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, बिहार है और उसके बाद दिल्ली भी है ना आजकल। हाँ, दिल्ली भी है। इस सबके बिना जो है एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत कैसे बनेगा? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं तो आपने जरूर कुछ प्रदेशों का नाम लिया, निश्चित तौर पर मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ जगहों पर हमारा काम अभी कम है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। अभी आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, हमारे वोट में कमी नहीं आई, वो एक तरफ हुआ है उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली की परिस्थिति सब जानते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर आज अभी आप केरल की भी चर्चा करेंगे, अभी आसाम की भी आपने चर्चा की, आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप देखिएगा अभी आप केरल की बात कीजिए, हर जगह हमारी सरकार हमारा हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नहीं कोई दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं, देखिए रमेश जी, जितने चुनाव ओपिनियन पोल देख लीजिए, आपका ओपिनियन पोल छोड़ देता हूँ, हर ओपिनियन पोल बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार बना रही है असम में। नहीं, असम में कांटे की टक्कर है। चलिए हम आपकी बात भी मान लेते हैं, कांटे की टक्कर है। आपने मोदी जी ने कितनी रैलियां कर डाली, आपने गठबंधन में पूरी सूझबूझ जी लगा डाली और उसके बाद भी कांटे की टक्कर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे कामयाबी कहा जाएगा जहां 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी मौजूद हो? क्यों नहीं, उसे कामयाबी कहेंगे? अरे आप कैसी बात करें, सुनिए, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो मेहनत कर सकता है। पिनाक जी, हमारे पास राहुल गांधी ऐसे जैसा व्यक्ति नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है जो पूरी शक्ति के साथ जाके अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं और आसाम के अंदर हम सरकार बनाएंगे, वादे करते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी वादे करते हैं, केवल वादे करते हैं, कुछ काम नहीं होता है, वो घोषणा कराते हैं। चलिए बिहार में उन्होंने घोषणा की थी, पैकेज की घोषणा की थी, कहाँ चला गया बिहार का पैकेज? कहाँ चला गया? राज्य सरकारों में जा जाके भाषण दे आओ और सिर्फ उसके बाद कुछ करना नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? लोग जनता देखती है, इसीलिए आपका खाता नहीं खुलेगा। पूनिया जी, आप बलूनी साहब की पार्टी को छोड़िए, आपका खाता नहीं खुलेगा। बिहार के अंदर जी पूनिया साहब, बलूनी साहब आप सारी जगह राहुल गांधी की पार्टी पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई, आप हमसे सवाल कर रहे हैं? पूनिया साहब पिछलग्गू है, आप अपना देखो, पंजाब में क्या है, आप जम्मू कश्मीर में क्या है, राज्यवार ब्यौरा आ रहा है, राज्यवार ब्यौरा आ रहा है, आपके कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पूनिया साहब क्या बात कर रहे हैं? आप हो गए, हमको पिछड़ों को बताने वाले वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। राहुल गांधी की पार्टी आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे भाई। जी पूनिया साहब, राहुल गांधी की कांग्रेस तो है ही नहीं। पूनिया साहब, आप बलूनी जी की पार्टी की चिंता मत, भारतीय जनता पार्टी को तो माल्या ले गए, पूनिया साहब लेके भाग गए, वहाँ आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। पूनिया साहब, आप बलूनी जी की पार्टी की चिंता मत कीजिए। आप जो अभी रमेश कह रहे थे कि एकला चलोरे की जो पार्टी थी वो अकेली पार्टी रह गई है और राज्य जो है बलूनी साहब जो है किसी न किसी तरह से कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड भी आपके पास से चला गया, अरुणाचल चला गया है, अब कहीं नहीं रहे हैं, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत ही श्रेष्ठ भारत बनेगा क्या? देखिए, तानाशाही नहीं है यहाँ पर, भारतीय संविधान है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और जिसमें इनको विश्वास नहीं है। जब ये देखते हैं कि जनता इनको रिजेक्ट कर रही है, जगह जगह पर रिजेक्ट कर रही है, तो इस तरह से हथकंडे अपना के सत्ता का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके और ये हत्या हथियाना चाहते हैं। तो ये किस रास्ते से सत्ता पर पहुंचाना चाहते हैं? सुनिए ना, होगा। आप उत्तराखंड में आपके
हर जगह अरे पुनिया साहब, बलूनी साहब, हर जगह हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी नहीं ले सकते और हर जगह जीत का सेहरा मोदी जी नहीं बांध सकते हैं। चुनाव काडर और चेहरे के साथ लड़े जाते हैं विधानसभा चुनाव। पुनिया साहब, बलूनी साहब, मुझे मालूम है जब भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जिक्र आता है ब्लड प्रेशर बढ़ना, मुझे मालूम है ये होता है हमेशा, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे केरल को लेकर, क्योंकि केरल में भी कहावत है कि साहब जनता जो है एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, अब यूडीएफ के बाद इस बार वाकई एलडीएफ का नंबर आता है, और अगर एलडीएफ का नंबर आता है तो उसके कारण क्या है हम जल्द। आगामी विधानसभा चुनावों पर आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, और हम केरल के जो ओपिनियन पोल में नतीजे निकल कर आए हैं उसकी बात करें उससे पहले मैं सीधे ले चलती हूं गुवाहाटी आपको, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र, हमारा जो ओपिनियन पोल है वो तो कांटे की लड़ाई दिखा रहा है, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है, कांग्रेस कुछ एज पर ही नजर आ रही है। आप तो काफी दिनों से मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? लगभग हमारा जो ये सर्वे है ये यहाँ ग्राउंड रियलिटी को ही शो कर रहा है पिनाज, अगर मैं कहूं, क्योंकि जिस तरह से माइनॉरिटी वोटों में डिवीजन की बात की जा रही थी उसमें से 33 सीटें, अगर मैं क्रक्स के तौर पे साफ तौर पे जल्दी कहूं तो उसमें से 33 सीटें ऐसी है जिसमें माइनॉरिटी वोट बहुत कहें कि निर्णायक है। उसमें से ज्यादातर वोटें जहां भी बीजेपी मजबूत दिख रही है वहां वो ट्रांसफर हो रहा है कांग्रेस को, और यही वजह है कांग्रेस वहां लीड में होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ जो दूसरा रीजन है, यहां 80% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। आइए अब सीट पे नजर डाल लेते हैं। अगर हम केरल के सीट शेयर की बात कर लें, यूडीएफ और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को क्या स्थिति वहां पर बन रही है। अगर हम यूडीएफ की बात करें, एलडीएफ की बात करें, यहाँ एलडीएफ जो है वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गई है, जैसा कि वहां अमूमन होता रहा है पिछले 30-35 सालों से। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया कि जब आप बात करते हैं कि साहब केरल में करप्शन कोई मुद्दा है तो 21% लोग कहते हैं साहब हाँ करप्शन एक मुद्दा है, 21% लोग, जबकि लेकिन जैसे ही आप कहते हैं साहब ये सोलर स्कैम जो है वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड को नुकसान पहुंचाएगा तो 40% आबाशनी साहब लोग कहते हैं बिल्कुल पहुंचाएगा। एक और दिलचस्प स्थिति है, अच्युतानंदन साहब को आपने बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी क्रेडिबिलिटी, उनको मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है केरल। देखिए, पहले बात तो हम बता दें कि केरल में जो इस समय सरकार की कंपोजिशन है उसमें हम सिर्फ 2 एमएलए ही शॉर्ट हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और वो माइनर उससे हम हारे हैं, वो दोनों सीटें बहुत माइनर वोटों से। क्यों हारे? अच्युतानंदन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, वो जो भी फैक्टर रहा उसको बाद में बात कर लेंगे। नहीं, बाद में क्यों करेंगे, आपको खुल के बताना चाहिए साहब हमारी गलती रही। नहीं, उसमें हमारी गलती रहेगी। एक नेता को बचाने के लिए अच्युतानंदन को कहीं ना कहीं टारगेट किया। नहीं, अच्युतानंदन की प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, वामपंथी पार्टियां इंडिविजुअल बेस को लेके नहीं लड़ती हैं। आप नाम के चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करने के फेवर में वामपंथी पार्टियां कभी नहीं होती हैं। आप देखिए, बंगाल में भी हमने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं पे भी हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। पिनराई विजयन को बचाने के लिए आपने अच्युतानंदन को किनारे किया है? नहीं, हमने अच्युतानंदन को किनारे नहीं किया है। बचाया किसी ने अच्युतानंदन जी को किनारे नहीं किया। वो बहुत रेस्पेक्टेड नेता है, मालूम है सब कुछ। वो बहुत रेस्पेक्टेड नेता है और अभी भी केरल में रामचंद्रन साहब आप मुझे बता दीजिए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उनसे बहुत नुकसान हुआ है अच्युतानंदन क्या? इनफाइटिंग केरला में बहुत ज्यादा रही है और कुछ लोग लेफ्ट के लीडर्स अपने आप को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे थे जो नहीं करना चाहिए था। बट अच्युतानंदन साहब इस बार भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जरूर लड़ेंगे और शायद उनका चांस बन सकता है। मेरे ख्याल में वो अब शायद खत्म हो गया वहां। बट आप उनकी उम्र भी मत भूलिए ना, ही इज अबव 90। बट एक चीज हम कतई ना भूलें, केरला में मार्जिन ऑफ विक्ट्री आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करें, रेजर एज पर किसी साइड भी वो जा सकता है। चलिए, अभी तो वक्त है एक चीज और तमिलनाडु में कह दूं कि तमिलनाडु में पिछले 30-35 साल से जब से 2 द्रविडियन पार्टीज आई हैं, उनकी वोट शेयर एक ही जगह पे रही है, 30-31% की कमी है। तो यहाँ पर हम आप सभी को, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तो कमल खिलने से कोसों दूर नजर आता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार जो है कायम होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर भी जलता अपना जादू बिखेर पाने में कामयाब रही। राहत की खबर असम से है, क्योंकि तरुण गोगोई वहां अब भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बलूनी साहब को बताइए, थोड़ा सा असम में उम्मीद है उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं
कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है। बहरहाल फैसला जनता को करना है, उसकी अदालत में ये राजनीतिक दल है। ये सिर्फ हमारी कोशिश थी, हमने एक तस्वीर आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।